ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो आ रहा है? ओके। लाइसोसोम के बारे में बात चल रही थी और लाइसोसोम कंप्लीट भी कर लिया था हमने। लाइसोसोम के अंदर कुछ टर्म्स हैं, एक दो वो रह गई थी, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तो है पॉलीमॉर्फिक। जब बच्चों हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम देख रहे थे तो प्राइमरी लाइसोसोम सबसे पहले बन रहा था, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे बन रहा था सेकेंडरी, और थर्ड नंबर पे बन रहा था टर्सरी। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स इनएक्टिव थे या एक्टिव थे? इनएक्टिव। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एक्टिव, और टर्सरी लाइसोसोम के अंदर तो वेस्ट मटेरियल था। क्या तीनों लाइसोसोम फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है? बच्चों, एक डाइजेशन कर सकता है, दूसरा डाइजेशन करने के लिए एंजाइम रखता है लेकिन वो एंजाइम इनएक्टिवेट है, और तीसरा ऐसा है आफ्टर डाइजेशन वेस्ट मटेरियल रख रहा है। तो तीनों की फिजियोलॉजी क्या है? डिफरेंट है। बच्चों, एक ही सेल ऑर्गेनल है लेकिन फिजियोलॉजी डिफरेंट शो कर रहा है। इसके अलावा उसकी हम साइज देखेंगे तो प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम के कंपैरिजन में स्मॉल होगा। बच्चों, टर्सरी लाइसोसोम भी सेकेंडरी लाइसोसोम के कंपैरिजन में रहेगा स्मॉल। एक स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप शो कर रही है, तो वो शो कर रही है बच्चे पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए बोला गया है कि लाइसोसोम और लाइसोसोम हाईली पॉलीमॉर्फिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, तो क्या देना आंसर? लाइसोसोम। एक बच्चों GERL क्या है? GERL बायोजिनेसिस ऑफ लाइसोसोम। बायोजिनेसिस का मतलब क्या होता है? ऊपर ध्यान दो सारे, ये वर्ड फिर से आएगा। बायोजिनेसिस का मतलब होता है करंट टाइम में कैसे फॉर्म हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं बायोजिनेसिस ऑफ लाइसोसोम, तो करंट टाइम में लाइसोसोम कैसे फॉर्म हो रहा है। आप सभी जानते हो करंट टाइम में लाइसोसोम फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ER एंड गोल्जी बॉडी। ये दोनों मिलके बच्चे लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो बायोजिनेसिस ऑफ लाइसोसोम है उसको बोला जाता है GERL। क्या बोला जाता है? GERL। जी का मतलब यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और L का मतलब लाइसोसोम है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? लाइसोसोम का, करंट टाइम में। यानी अभी भी अगर हम देखेंगे तो लाइसोसोम को फॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? ER एंड गोल्जी बॉडी। तो बोला जाएगा बायोजिनेसिस ऑफ लाइसोसोम GERL। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि GERL किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या देना है? लाइसोसोम। अरे ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आता है, और उस नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल का नाम है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि वैक्यूल किसमें प्रेजेंट रहेगा और किसमें एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल बच्चों एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स में कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे प्लांट्स के अंदर हमें वैक्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल रहता है एब्सेंट। फिर क्वेश्चन ये आता है क्या सभी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल मिलेगा? नहीं, सभी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल नहीं मिलता है। जब हम बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर या तो वैक्यूल एब्सेंट होता है, और अगर प्रेजेंट भी है तो वेरी स्मॉल वैक्यूल देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी मेच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनके अंदर लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसके अंदर मिलता है? परमानेंट सेल के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से किसमें वैक्यूल मिलता है? अरे किसमें? प्लांट्स में। क्या प्लांट्स की सभी सेल के अंदर मिलेगा? सभी सेल के अंदर नहीं मिलेगा। कौन सी सेल के अंदर वैक्यूल मिलेगा? परमानेंट सेल। क्या मेच्योर सेल के अंदर मिलेगा? अरे बोलो, परमानेंट सेल को मेच्योर सेल बोलते हैं, तो मेच्योर सेल के अंदर ही वैक्यूल मिलेगा बच्चे, इमेच्योर सेल के अंदर वैक्यूल नहीं मिलेगा। फिर बात आती है कि वैक्यूल किसको बोलेंगे। एक बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है,
और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट रहती है प्लांट की सेल के साइटोप्लाज्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। मैं आपके सामने बच्चों प्लांट सेल बना रहा हूं, तो आप मुझे बताइए प्लांट सेल के अराउंड जो आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट रहती है, उस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल के इनसाइड जो बच्चों बाउंड्री प्रेजेंट रहेगी उसको क्या बोला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। और बच्चों सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे? अरे बोलो क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जो लार्ज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? वैक्यूल। तो वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड? सिंगल मेम्ब्रेन। तो हमने अभी तक 4 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन किया है, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। और 4 के 4 सेल ऑर्गेनल के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। याद रखना है कितनी मेम्ब्रेन है? सिंगल। वैक्यूलोस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बच्चों बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन को बोला जाएगा? किसकी मेम्ब्रेन को? वैक्यूल। बच्चों वैक्यूल के इनसाइड क्या प्रेजेंट रहता है? वैक्यूल के इनसाइड जो प्रेजेंट रहता है जितना भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, उसको नाम दिया जाता है सेल सेप। क्या बोला जाता है? सेल सेप। और इस सेल शेप के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल शेप के अंदर बच्चे मैक्सिमम अमाउंट के अंदर तो मिलता है वाटर। क्या मिलेगा? वाटर। वाटर के अलावा बच्चों इस सेल शेप के अंदर स्टोरेज किया जाता है आयंस का। किसका स्टोरेज किया जाएगा? आयंस का। आयंस के अलावा इधर ही ध्यान रखें, आयंस के अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल रहेगा वो सारा वेस्ट मटेरियल बच्चों स्टोर किया जाता है किसके अंदर? वैक्यूल में। यानी प्लांट की सेल के लिए कोई भी अगर यूजफुल मटेरियल नहीं है तो उस यूजफुल मटेरियल नहीं है तो उसको कहां भेज दिया जाता है? वैक्यूल में। इसके अलावा बच्चों वैक्यूल के अंदर पिगमेंट भी मिलता है और जो वैक्यूल के अंदर पिगमेंट मिलते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। और जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट मिलते हैं वैक्यूल के अंदर वो 2 है। एक का नाम है बच्चे एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। और दूसरे पिगमेंट का नाम है एंथोक्लोर। क्या नाम है? एंथोक्लोर। एंथोक्लोर और एंथोसाइनिन बोथ आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। दोनों के दोनों कैसे पिगमेंट है बच्चे? वाटर सोल्यूबल। और ये जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है? आप सभी ने बच्चे फ्लावर देखा होगा। फ्लावर के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है पेटल्स। ये पेटल्स कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, और इस पेटल्स को कलर प्रोवाइड करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंथोसाइनिन एंड एंथोक्लोर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। और वाटर सोल्यूबल पिगमेंट में बच्चों आपको 2 ही मिलेंगे। आप आगे जाके और भी पिगमेंट पढ़ोगे लेकिन वो पिगमेंट फेट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट किसके अंदर मिलेंगे? वैक्यूल में। जब आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे बच्चे प्लास्टिड, और प्लास्टिड के अंदर भी मिलते हैं पिगमेंट। जो प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट मिलते हैं वो पिगमेंट वाटर सोल्यूबल नहीं होते, वो बच्चों फेट सोल्यूबल होते हैं। आप लोगों ने कैरोटिनॉइड्स का नाम सुना होगा। इसके अलावा बच्चों क्लोरोफिल का भी नाम सुना होगा। वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, कैसे होते हैं? फेट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट तो किसके अंदर मिलेंगे बच्चे? वैक्यूल में। जब हम बात करें बच्चे वैक्यूल, उस वैक्यूल के इनसाइड जितना भी मटेरियल होता है उसको सेल शेप बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है बच्चे? जहां पे आयंस को मोर अमाउंट में स्टोरेज किया जाता है उस पार्ट को बोला जाता है शेप। तो इसको नाम क्या दिया गया है? सेल शेप। बात आती है कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर तो प्रेजेंट रहता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहता है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि एनिमल्स है, उन एनिमल्स के अंदर तो एक्सक्रिएटरी मटेरियल को रिलीज करने के लिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम प्रेजेंट है। यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिलीज करने के लिए क्या प्रेजेंट है? सिस्टम। और सिस्टम का नाम क्या है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। लेकिन प्लांट बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो बच्चे वेस्ट मटेरियल को भी अलग करना जरूरी है। तो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए प्लांट सेल ने एक स्ट्रक्चर बनाई और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वैक्यूल। इसके अलावा प्लांट सेल के लिए जो भी बच्चों यूजफुल मटेरियल नहीं होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को कहां भेज दिया जाता है? वैक्यूल में। यानी प्लांट के लिए कोई काम की चीज नहीं है तो उसको डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वैक्यूल में। जैसे अपने घर में जो भी काम की चीज नहीं होती है उसको बच्चे एक रूम के अंदर डाला जाता है, उस रूम को हम स्टोर रूम बोलते हैं। वैसे ही प्लांट सेल के अंदर भी जो स्टोर रूम है वो स्टोर रूम क्या है बच्चे? वैक्यूल। हेलो, समझ तो पा रहे हो?
प्लांट उस प्लांट के साइटोप्लाज्म को, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को वैक्यूल अप टू 90% ऑक्यूपाई कर सकता है। कितना? अप टू 90%। बच्चों 90% से ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अगर 90% से ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया तो अदर सेल ऑर्गेनल्स के लिए साइटोप्लाज्म में स्पेस नहीं बचेगा। और आप सभी जानते हो किसी एक सेल ऑर्गेनल से सेल लिविंग नहीं रह सकती, सभी सेल ऑर्गेनल्स का होना जरूरी है। अगर सभी सेल ऑर्गेनल्स का होना जरूरी है तो बच्चे यहां पर हम बोलेंगे कि जब भी वैक्यूल साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई करेगा तो कितना करेगा? अप टू 90%। 90% मैक्सिमम है, उससे ज्यादा बच्चे ऑक्यूपाई नहीं करेगा। समझ पा रहे हो बच्चों? जब भी यहां पर आयंस और आयंस की मूवमेंट होगी तो आयंस की मूवमेंट कैसे होगी? अगर मैं बोलूं साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल आयंस की मूवमेंट हो रही है, ये बच्चों साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म से आयंस जा रहे हैं वैक्यूल के इनसाइड, तो बताइए कैसे जाएंगे? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि आयंस पहले से ही स्टोर्ड है किसके अंदर? वैक्यूल में। अगर पहले से ही स्टोर्ड है और फिर हम बच्चों आयंस को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर भेज रहे हैं, तो कैसे भेज रहे? अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कभी भी साइटोप्लाज्म से किसी भी आयन का अगर लॉस हो जाता है तो उन आयन को फुलफिल करने का काम कौन करता है? वैक्यूल। यानी वैक्यूल उन आयंस को भेज देता है कहां तक? साइटोप्लाज्म तक। जैसे मैंने बोला सोडियम आयंस का यहां से हो गया लॉस, तो उन सोडियम आयंस को बच्चे फुलफिल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? वैक्यूल। वैक्यूल पहले से आयंस को स्टोर्ड रखता है तो फिर उन आयंस को रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में। अगर साइटोप्लाज्म में आयंस को रिलीज कर देगा तो क्या बच्चे? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म से अगर आयंस का लॉस होगा तो उन आयंस को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? वैक्यूल। अगर बच्चों वैक्यूल साइटोप्लाज्म से अगर आयंस का लॉस होने के बाद में उनको फुलफिल कर रहा है तो सेल और सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है। अगर मेंटेन रखता है तो ये कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, तो इसका फंक्शन क्या रहेगा? ऑस्मो रेगुलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्मो रेगुलेशन करने वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है? वैक्यूल। अरे क्या है? वैक्यूल। बच्चों कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। कौन सा वैक्यूल? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक मेंबर आता है, उसका नाम बच्चे अमीबा। नाम सुना होगा आपने। अमीबा बच्चों वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है और अगर वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का होना जरूरी है। आप बोलोगे सर उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का होना जरूरी क्यों है? उसके पीछे रीजन में आपको समझा रहा हूं, समझे। बच्चों अमीबा वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अमीबा के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट है, लेकिन आउटसाइड जो वाटर है उस वाटर के अंदर बहुत सारा मटेरियल नहीं है। तो आउटसाइड जो वाटर प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में उसका साइटोप्लाज्म मोर कंसंट्रेटेड है। अगर मोर कंसंट्रेटेड है तो वाटर है, वाटर कंटिन्यूस बाहर से सेल के अंदर आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक बच्चों दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। और आप सभी ये भी जानते हो कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल बनाने की कोशिश की तो अमीबा को शहीद होना पड़ सकता है। इसलिए बच्चे जब भी वाटर अंदर जाएगा और कंटिन्यूअस अंदर जाएगा तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी एक टाइम कि अमीबा की सेल हो जाएगी बस्ट। अगर बस्ट हो जाएगी तो अमीबा की डेथ हो जाएगी। अब उसको बचाने के लिए उसके अंदर क्या बनाए गए? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जब भी बच्चों एक्सेस में वाटर आता है तो फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्शन करता है और जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो एक्सेस में जो वाटर आया था अमीबा की सेल के अंदर वो अमीबा की सेल से चला जाएगा बाहर। मैंने एक्सेस के लिए बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि सारा वाटर बाहर निकाल देगा। एक्सेस के अंदर मैंने बोला है तो मैंने ये बोला है कि साइटोप्लाज्म के इक्वल तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर रखेगा और साइटोप्लाज्म से जो ज्यादा वाटर आ गया था सेल के अंदर उसको क्या कर देगा बच्चे? सेल से बाहर रिलीज कर देगा। अगर ये वैक्यूल साइटोप्लाज्म के इक्वल वाटर रख रहा है तो ये भी बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन।
और क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों एक आता है फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल भी आप लोगों को किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में मिलेगा। जब भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को देखेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर फूड को करते हैं एनगल्फ। क्या करते हैं, एनगल्फ। जब फूड को एनगल्फ करते हैं वो, तो बच्चे लार्ज साइज के स्टोर्ड फूड मटेरियल बन जाते हैं। अगर बच्चों लार्ज साइज की मेम्ब्रेन बाउंड स्टोर्ड फूड है तो उसी को क्या बोल दिया गया है, फूड वैक्यूल। यानी एक्चुअल में फूड वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर्ड रहेगा, यानी स्टोर्ड फूड है और अगर लार्ज साइज की स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, फूड वैक्यूल। अरे ठीक है, हेलो, वैक्यूल हो गया है कंप्लीट। आगे स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया से एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की जाए तो ये बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। इधर ऊपर ध्यान रखें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। तो याद रखना है, अपने सामने फर्स्ट ऐसा सेल ऑर्गेनल आया है जिसके अंदर मेम्ब्रेन कितनी है, 2। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस बच्चों एटीपी सिंथेसाइज करना। यानी बॉडी के अंदर सेल्स है, उन सेल्स के अंदर कंटिन्यूअस जो एटीपी सिंथेसिस करना फंक्शन रहेगा वो किसका रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया अगर बच्चों कंटिन्यूअस एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है तो अपनी बॉडी को दे रहा है पावर, इसलिए इसको बोल दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत पढ़ रखा होगा आपने, तो याद रखना है पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जानकारी ले तो बच्चे एटीपी सिंथेसाइज करना सभी सेल्स को रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। आप बोलोगे एटीपी सिंथेसाइज करना क्यों जरूरी है, बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन रन करनी होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शन जब रन होती है तो उनके अंदर एनर्जी का कंजप्शन होता है, और जब एनर्जी का कंजप्शन होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है। तो अब सभी सेल्स को रिक्वायर्ड होगी, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। अब बात आती है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए क्या होगा बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है और वो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से बनती है। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मीजोजोम। क्या बोला जाता है, मीजोजोम। और वो मीजोजोम एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एटीपी सिंथेसिस करने के लिए कौन रहेगा, मीजोजोम। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोजोम फंक्शन में सिमिलर है, अगर फंक्शन में सेम है तो बोला जाएगा मेसोजोम इज एनालॉग्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉग्स क्या होता है, मेसोजोम। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया मेसोजोम के एनालॉग्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लॉलीपॉप बातें आगे। अगर और बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एटीपी का सिंथेसिस करती है यह भी समझना जरूरी है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया फूड का करता है ऑक्सीडेशन। जब फूड का ऑक्सीडेशन करेगा तो बच्चे फूड का ब्रेकडाउन होगा। आप सभी जानते हो फूड है तो उसके अंदर बच्चों कंपाउंड होंगे, और कंपाउंड है तो उनके अंदर कार्बन की चेन रहेगी। उस कार्बन की चेन है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड होंगे उनको किया जाएगा ब्रेक। जब बच्चों कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ट्रैप करेंगे और क्या बना देंगे, एटीपी। अब फूड की फॉर्म में हम क्या यूज में लेते हैं, हम बच्चे कार्बोहाइड्रेट यूज में लेते हैं, लिपिड यूज में लेते हैं, प्रोटीन यूज में लेते हैं। तो इन्हीं का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाया जाता है, एटीपी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीडेशन करने वाला, फूड का ऑक्सीडेशन करने वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को रन करने वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। हेलो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि वो सेल विद इन सेल होता है। क्या होता है, सेल विद इन सेल। मैंने क्या बोला है, सेल विद इन सेल, यानी सेल के अंदर सेल बोला जाता है। मैंने बच्चों आपके सामने ये बनाई है यूकैरियोटिक सेल। कौन सी बनाई है, यूकैरियोटिक सेल।
यूकेरियोटिक सेल बनाई है और इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को मैच करें तो ये मैच होते हैं बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल से। किससे से मैच होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल से मैच कैसे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मिलता है 70S। बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलता है 70S। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है। वो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। और बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। डीएनए के अंदर गुआनिन एंड साइटोसिन के नंबर मोर होते हैं तो हम बोलेंगे जीसी रिच होता है। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए होता है, वो जीसी रिच होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन प्रोटीन मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या मिलता है? पोरीन प्रोटीन। जब बच्चों इतने सारे कैरेक्टर मैच हो रहे थे तो साइंटिस्ट ने बोला कि हो ना कोई जमाने में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था। और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल था? आज ये क्या है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन एक्चुअल में क्या ये सेल के जैसा है? अरे बोलो। तो बच्चों सेल के जैसा है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया है तो क्या बोला जाएगा? सेल विद इन सेल। पर क्या बोला जाएगा? सेल विद इन सेल। समझ तो पा रहे हो आप बच्चों? अगर और हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ये सेमी ऑटोनोमस क्या होता है आगे समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद में। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है बच्चे मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल। क्या बोला जाता है? मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल। यानी सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। चाहे बच्चों दिन हो चाहे रात हो, ये कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है। ये कभी भी संडे की छुट्टी नहीं मनाता है। अगर इसने कभी संडे की छुट्टी मना ली तो मंडे नहीं देख पाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस बच्चों दिन रात एटीपी का सिंथेसिस करता रहता है। और अगर कंटिन्यूअस ये वर्क करता रहता है तो इसको बोला जाएगा मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल। क्या बोला जाएगा? मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? क्या बच्चों अपने को एनर्जी दे रहा है? अरे बोलो। एनर्जी दे रहा है मतलब एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है। जैसे अपने मोबाइल के अंदर बैटरी है, वो बैटरी अपने मोबाइल को क्या देती है? एनर्जी। जब तक बच्चों मोबाइल को बैटरी एनर्जी देता रहेगा तब तक मोबाइल ऑन रहेगा, और जिस टाइम बैटरी एम्प्टी हो जाएगी मोबाइल भी क्या हो जाएगा? ऑफ। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी देता रहेगा, बॉडी चलती रहेगी, और जिस दिन माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया बॉडी भी स्टॉप हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सेल बैटरी किसको बोल सकते हैं बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअस क्या दे रहा है? एनर्जी। जब भी हम बच्चे अपने हाथ हाथ अगर ठंडे हो जाएं तो क्या भट्टी के पास जाके सेकते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी दे रहा है और वो भट्टी भी क्या दे रही है? एनर्जी। इसलिए बोला जाता है कि सेल फर्रेंस है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ठीक है। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया की साइज और शेप क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का अगर डायमीटर हम देखेंगे तो रहेगा बच्चे 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और उसकी अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ रहेगी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। कितनी होगी? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। उसके बाद में अगर बच्चों इसकी अगर शेप देखेंगे तो शेप आप लोगों को मिलेगी सिलेंड्रिकल शेप। कैसी मिलेगी? सिलेंड्रिकल शेप। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसके अलावा सोसेज शेप का भी होता है। सोसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? तस्तरी नुमा। अरे क्या बोलते हैं? तस्तरी नुमा। तो सोसेज शेप या फिर बच्चों सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। किसका रहेगा? सोसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सेल टू सेल वेरी करते हैं। सेल टू सेल क्या करते हैं? वेरी। सभी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सेम नहीं होते। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सेल टू सेल वेरी करने का रीजन क्या है बच्चों? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसी सेल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करती है उसके बेसिस पे उसके अंदर क्या मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बच्चों कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता है तो उसके अंदर सेल्स होंगे, उन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे हाई। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत कम करता है तो उसकी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर रहेंगे बच्चे लेस। क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कंपैरिजन किया जाए
तो प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होंगे या एनिमल्स के अंदर ज्यादा होंगे? एनिमल्स में। आप सभी जानते हो एनिमल्स पूरे दिन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये सब क्या है बच्चे? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि प्लांट तो प्लांट चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो खाते नजर आ रहा है? कुछ ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स बच्चों फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम शो करते हैं, और अगर कम शो करते हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेंगे? लेस। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर थाउजेंड्स में हो सकते हैं, नहीं थाउजेंड्स में नहीं, लैक्स में भी हो सकते हैं। एक सिंगल सेल के अंदर बच्चों लाखों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हो सकते हैं। और एक अमीबा है, उस अमीबा के अंदर बच्चों एक सेल के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, और उस अमीबा का नाम है च्योस च्योस। उसके बाद में अगर हम बच्चों एक एल्गी की बात करें तो एल्गी है, उसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। क्लोरेला जो एल्गी है, उस क्लोरेला एल्गी के अंदर बच्चों सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। कितना मिलता है? सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है क्लोरेला के अंदर क्या होगा? सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन ये आता है कि एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलेंगे? बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे बर्ड्स को, और बर्ड्स कंटिन्यूअस फ्लाइंग करते रहते हैं। जब बच्चों बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं तो क्या वो अपने विंग्स को यूज में लेते हैं? अरे बोलो। और विंग्स के अंदर क्या है बच्चे? फ्लाइंग मसल्स। अरे क्या प्रेजेंट है? फ्लाइंग मसल्स। जो फ्लाइंग मसल्स है वो क्या कंटिन्यूअस बच्चों वर्क कर रही है? और अगर कंटिन्यूअस वर्क कर रही है तो उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई होने जरूरी है, क्योंकि एनर्जी की कंटिन्यूअस वहां पे डिमांड होगी, और एनर्जी की डिमांड होगी तो एनर्जी कौन फॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर मिलते हैं? बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स में। अरे ठीक है। आगे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम स्टडी करना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करें तो क्या नॉर्मली स्टडी पॉसिबल है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चों नॉर्मली स्टडी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों अगर विदाउट स्टेनिंग हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। अगर विदाउट स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी के लिए चाहिए डाई, और डाई, उस डाई से हम सेल को स्टेन करेंगे, और जब डाई से स्टेन करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन होगा। तो आफ्टर स्टेनिंग ही हम इसकी स्टडी कर पाएंगे, और जब आफ्टर स्टेनिंग ही बच्चों इसकी स्टडी कर पाएंगे तो फिर डाई कौन सी है? डाई का नाम है जेनस ग्रीन बी। क्या नाम है? जेनस ग्रीन बी। ए नहीं है बच्चे, क्या है? बी है। याद रखना अच्छे से, क्या है? जेनस ग्रीन बी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनस ग्रीन बी डाई किसके लिए यूज में ली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी के लिए। अरे किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी के लिए। जब बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली बोलेंगे, एक साथ में एक सेल के अंदर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उनको बोला जाता है कॉन्ड्रियोइड। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रियोइड। कोई काम की बात नहीं है। काम की बात अब मैं बताऊंगा, और वो किससे रिलेटेड है बच्चे? स्ट्रक्चर से। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हमने अप्लाई किया है बच्चे क्या? जेनस ग्रीन बी। और जब जेनस ग्रीन बी अप्लाई किया तो अपने सामने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर निकल के आई, और स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेन थी कितनी? 2। मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर, फिर समझाता हूं।
स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको बच्चों टोटल 2 मेम्ब्रेन विजिबल होगी। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर 2 मेम्ब्रेन रहेगी उसके अंदर चेंबर भी 2 होंगे। याद रखना है, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेन 2 होगी उसके अंदर चेंबर भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन है और 2 चेंबर है। अगर बच्चों दोनों मेम्ब्रेन और दोनों चेंबर के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन आपके सामने बच्चों कितनी है? 2 है। अगर 2 मेम्ब्रेन है तो एक को हमने बोला है कि आउटसाइड है और दूसरी बोला है इनसाइड है। तो आउटसाइड है उसको बोला जाएगा बच्चे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनसाइड है उसको बोला जाएगा बच्चे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या डिफरेंस है मेजर वो देखने जा रहे हैं बच्चे। जो आउटर मेम्ब्रेन है उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की अमाउंट प्रोटीन के कंपैरिजन में रहेगी हाई। यानी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मोर मिलता है प्रोटीन के कंपैरिजन में। इनर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चे प्रोटीन हाई मिलेगा लिपिड के कंपैरिजन में। यानी लिपिड की अमाउंट मिलेगी लो और प्रोटीन की अमाउंट मिलेगी हाई। आप जानते हो लिपिड के अंदर कौन कौन से लिपिड मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जब हम आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चे फॉस्फोलिपिड देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड मिलेगा, वो मिलेगा फॉस्फेटाइडल कोलिन। क्या मिलेगा? फॉस्फेटाइडल कोलिन। फॉस्फेटाइडल कोलिन मिलेगा। आप लोगों को मैंने बता रखा है पहले ही कि जब फॉस्फोलिपिड के अंदर फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? फॉस्फेटाइडल। और अगर नाइट्रोजिनस कंपाउंड कोलिन है तो क्या बोला जाएगा? फॉस्फेटाइडल कोलिन। हेलो, बता रखा है ना पहले। इसके बाद में बच्चों इनर मेम्ब्रेन, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा, वो मिलेगा डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। क्या मिलेगा? डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। यानी फॉस्फोलिपिड और डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा? डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। और बच्चे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा? फॉस्फेटाइडल कोलिन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों आप लोग देखोगे तो मिलेगी पोरिन प्रोटीन। तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन प्रोटीन रहती है प्रेजेंट। लेकिन बच्चों इनर मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन प्रोटीन रहती है एब्सेंट। पोरिन प्रोटीन और पोरिन प्रोटीन बच्चों क्या मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के अंदर क्या ह्यूज पोर बनाएगी? आपको बता रखा ये भी। पोरिन प्रोटीन के बिटवीन जो पोर्स रहते हैं वो वाइड पोर होते हैं। अगर वाइड पोर होते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होगी या लेस परमिएबल? मोर परमिएबल। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे? मोर परमिएबल। मोर परमिएबल है। उस मोर परमिएबल होने का रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन। लेकिन बच्चों इनर मेम्ब्रेन, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन प्रोटीन है एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो क्या ये लेस परमिएबल होगी? और बोलो। और अगर देखें तो बच्चे आउटर मेम्ब्रेन, उस आउटर मेम्ब्रेन पे आपको कहीं पे भी फोल्डिंग होती हुई स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगी। और इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन बच्चों फोल्ड होती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। तो आउटर मेम्ब्रेन, उस आउटर मेम्ब्रेन पे बच्चे क्रिस्टी रहता है एब्सेंट। लेकिन इनर मेम्ब्रेन, उस इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी रहता है प्रेजेंट। ठीक है जी। ये तो जनरल आप लोगों को बच्चे डिफरेंस बताए गए हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो सफिशियंट है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों बहुत सारी प्रोसेस रन होती है। जब मेनी प्रोसेस रन होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर तो इनर मेम्ब्रेन की अपने को अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। और जब इनर मेम्ब्रेन की अलग से स्टडी करनी पड़ेगी तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा। हम जब भी बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हटाने के बाद में जो रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया बचता है उसको बोला जाता है माइटोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? माइटोप्लास्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कब बोला जाएगा? जब आउटर मेम्ब्रेन को कर देंगे रिमूव। जब आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर देंगे तो क्या बोला जाएगा? माइटोप्लास्ट। अब बच्चों माइटोप्लास्ट है तो अपने पास में क्या है? ओनली इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा क्या मिलेंगे? चेंबर्स। हम सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन बच्चों हाईली फोल्ड होती है। यह हाईली फोल्ड क्यों होती है?
क्योंकि इसको मेनी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। अगर मेनी इसको फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो इसको अपना सरफेस एरिया करना पड़ेगा इंक्रीज। इसीलिए ये अंदर की तरफ फोल्ड होके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती, और जब अंदर की तरफ फोल्ड होके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। अरे क्या बोला जाएगा? क्रिस्टी। जब हम बच्चों क्रिस्टी, उस क्रिस्टी के बारे में बात करें तो क्यों फॉर्म हुए? क्योंकि इसको मेनी फंक्शंस परफॉर्म करने, और अगर मेनी फंक्शंस परफॉर्म करने तो क्या करने बच्चों? जब रेस्पिरेशन चलता है तो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग मेनी प्रोसेस रन होती है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। कितनी स्टेप में? 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलती, ये चलती है बच्चे सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां चलती है? सेल के साइटोप्लाज्म। बच्चे ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बाद में सेकंड जो स्टेप है वो है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। लिंक रिएक्शन के बाद में चलती है बच्चे क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल भी कहां चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और बच्चों क्रेब्स साइकिल के बाद में एक प्रोसेस चलती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको आप प्यार से बोलते हो ईटीएस। क्या बोलते हो? ईटीएस। ये ईटीएस भी कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहां चलता है वो प्लेस है बच्चे इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रन करने के लिए एंजाइम कहां मिलेंगे? क्या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलेंगे? अरे बोलो। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में और कंपैरिजन करें तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, इनर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम रहेंगे बच्चे मोर। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। हेलो। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं उसका, उसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं। बाहर आके ये मत पूछना कि सर ये कैसे चला। ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कहां पे? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं पढ़ाया जाएगा वहां पे, निश्चिंत रहे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है उसका रफ आइडिया दे रहा हूं। अगर रफ आइडिया लेना है तो हमें बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को यूज में लेना पड़ेगा। ये हटा दो ना। जल्दी कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके बच्चों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एक बैडमिंटन बेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। उस बैडमिंटन बेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चे ऑक्सीसोम। क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के नंबर कोई 1 और 2 नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मेनी ऑक्सीसोम प्रेजेंट रहते हैं और ऑक्सीसोम के नंबर कितने रहेंगे? 10⁴ to 6। ठीक है जी। अगर बच्चों इतने ज्यादा नंबर है ऑक्सीसोम के
तो इन ऑक्सीसोम को बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं अलग अलग। नाम कौन कौन सा है? एलिमेंट्री पार्टिकल बोला जाया गया है, इसको बोला गया है F0 F1 पार्टिकल। इसके अलावा इसको बच्चे F0 F1 पार्टिकल क्यों बोला गया यहाँ पे? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे फर्नांडीज मोरेन। फर्नांडीज मोरेन ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम से फर्स्ट वर्ड लिया गया, लेटर लिया गया, और वो क्या है बच्चे? एफ। हम यहां पर समझने जा रहे हैं ईटीएस। क्या समझने जा रहे हैं? ईटीएस। कि ईटीएस कैसे चलता है। ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बिटवीन स्पेस है, वो कौन सा स्पेस है? आउटर चेंबर। और इस आउटर चेंबर को बोला जाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोला जाएगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। ये बच्चों जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर क्या मेनी ऑक्सीसोम प्रेजेंट है? तो मैंने आपके सामने ऑक्सीसोम बनाया है, ये ऑक्सीसोम है। इस ऑक्सीसोम के बारे में बात करें तो मैंने बोला है बैडमिंटन के बैट जैसी स्ट्रक्चर होती है। जब आप बैडमिंटन के बैट को देखते हो तो उसके अंदर एक बेस रहता है, उस बेस से क्या उसको हम पकड़ते हैं। उसके आगे की तरफ बच्चे जो टॉप पार्ट होता है उसके ऊपर एक वाइड पार्ट होता है, उसको हम उसका बोलते हैं हेड। क्या बोला जाता है? हेड। और बच्चों बेस और हेड को अटैच करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है। क्या रहती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर भी ऐसा ही सेम टू सेम है। ये बच्चों इसका बेस है, ये इसका हेड है, और ये क्या है? इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अरे क्या बच्चे? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो ऑक्सीसोम है, इस ऑक्सीसोम के अंदर बेस होता है, इस बेस को बोला जाता है बच्चे F0। क्या बोला जाता है? F0। और जो हेड होता है, इस हेड को बोला जाता है बच्चे F1। यानी ये तो क्या है? हेड। और ये क्या है बच्चे? बेस। ठीक है जी। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। वो एंजाइम्स रन करते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करते हैं, तो यहां पर NADH2 आते हैं, और उन NADH2 का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हाइड्रोजन रिलीज होंगे? अरे बोलो। और हाइड्रोजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वन हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन होगा। बता रहा हूं फिर से, वन हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन होगा। आप लोग केमिस्ट्री बहुत पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता है। जब बच्चों हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये NADH2 से जो हाइड्रोजन रिलीज हुए, उन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को तो रन किया जाता है मेम्ब्रेन में। कहां पे रन किया जाता है? मेम्ब्रेन में। और जो प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है बच्चे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी आउटर चेंबर में। अरे कहां पे? आउटर चेंबर में। आउटर चेंबर के अंदर H+ आयन को अगर पंप कर दिया गया, अगर पंप करेंगे तो यहाँ आउटर चेंबर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी हाई। जब हाई हो जाएगी तो ये H+ आयन अब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करने की कोशिश करेंगे, और जब मूव करने की कोशिश करेंगे तो इनको एक ही रास्ता दिया जाएगा, और वो रास्ता दिया जाएगा बच्चे ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोमस ऑक्सीसोम के बेस को क्रॉस करते हुए, हेड से टकराते हुए, क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीसोम के बेस, उस बेस को क्रॉस करते हुए हेड से टकराते हुए कहां चले जाते हैं बच्चे? अंदर इनर चेंबर में। और इनर चेंबर को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। अरे क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। जब ये मैट्रिक्स तक जाता है H+ आयन, तो हेड से टकराता हुआ गया है, तो इस H+ आयन के पास जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी किसको देता है? हेड को। जब बच्चों हेड के पास एनर्जी आती है, तो हेड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। जब हेड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, तो हेड से यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। जब ये एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार बैठा रहता है एडीपी। और वो एडीपी है, वो एडीपी तैयार रहेगा तो कैसे? एडीपी के साथ में बच्चों यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके एडीपी के साथ में बाइंड होगा, और बाइंड होके कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। किसके अंदर? एटीपी में। जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, तो प्रोसेस को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाता है? फॉस्फोराइलेशन। यहां पर भी क्या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है? जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो क्या बोला जाएगा बच्चे? फॉस्फोराइलेशन। अरे क्या बोला जाएगा? फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये फॉस्फोराइलेशन होने का रीजन क्या है? क्यों हो पा रहा है ये फॉस्फोराइलेशन? क्या बच्चे ऑक्सीडेशन की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है? नहीं समझ में आया? पता है मुझे, ऊपर से जा रही है बातें। ये NADH2, इस NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, यस और नो?
ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और यहां पर प्रोटॉन को किया गया पंप। अब प्रोटॉन के पास एनर्जी आई है तो वो कहां से आई है? क्या Na-2 के ऑक्सीडेशन से? तो ऑक्सीडेशन वाली एनर्जी किसके पास है? प्रोटॉन के पास। यस और नो? यहां पर बच्चों एंजाइम भी प्रेजेंट रहते हैं इस ऑक्सीसोम के अंदर। एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज, जो एटीपी सिंथेसिस के अंदर करता है हेल्प। जब ये प्रोटॉन आए तो इन प्रोटॉन के पास ऑक्सीडेशन की एनर्जी। अब ये प्रोटॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं, और प्रोटॉन बेस को क्रॉस करते हुए हेड से टकराते हुए कहां जा रहे हैं? मैट्रिक्स में। जब हेड से टकरा रहे तो प्रोटॉन अपनी एनर्जी क्या हेड को ट्रांसफर करें? प्रोटॉन के पास एनर्जी कहां से आई थी? ऑक्सीडेशन से। तो क्या ऑक्सीडेशन वाली एनर्जी हेड को दे दी? अब हेड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, तो उस हेड ने एनर्जी रिलीज की बाहर। जब रिलीज की तो वो एनर्जी किसने रिसीव की? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या बच्चों ऑक्सीडेशन वाली एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास चली गई। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ में बाइंड हो रहा है। जब भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसी भी कंपाउंड के साथ में बाइंड होता है तो क्या बोला जाता है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। लेकिन इस फॉस्फोराइलेशन का रीजन क्या है? एनर्जी कहां से आई फॉस्फोराइलेशन के लिए? ऑक्सीडेशन से। तो कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां रन होता है? अरे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां रन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां पे? क्या ऑक्सीसोम के हेड पे? अरे कहां पे? ऑक्सीसोम के हेड पे। कहने का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस। यस और नो? और वो मेन फंक्शन कौन परफॉर्म करवा रहा है? क्या ऑक्सीसोम करवा रहा है? बच्चों मेन फंक्शन परफॉर्म करने वाले को बोला जाता है एलिमेंट्री। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री। और ये ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, इसलिए इसको प्यार से क्या बोल दिया जाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल। इसके अंदर बेस को हमने बोला है F0, हेड को बोला है F1, तो प्यार से क्या बोल दिया जाएगा? F0 F1 पार्टिकल। अरे समझ में तो आ रहा है? श्योर? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां रन होता है? क्या देना आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां बचे? ऑक्सीसोम हेड। अरे क्लियर? जब बच्चों हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो फिर हम बात करते हैं आगे चेंबर्स के बारे में। दोनों मेम्ब्रेन के बिटवीन चेंबर प्रेजेंट है। अगर दोनों मेम्ब्रेन के बिटवीन चेंबर प्रेजेंट है तो इस चेंबर को क्या नाम दिया जाएगा? दोनों मेम्ब्रेन के बिटवीन है तो क्या इंटर मेम्ब्रेन चेंबर बोला जाएगा? अरे बोलो। इसके अलावा ये बच्चों चेंबर माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीफेरल है। यस और नो? माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीफेरल जो चेंबर है वो क्या आउटर चेंबर है? तो इस चेंबर को बोल दिया जाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोल दिया जाएगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और शॉर्ट में बोला जाता है बच्ची पीएमएस। अरे क्या बोला जाता है? पीएमएस। ठीक है जी। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर क्या होता है? ज्यादा कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं होता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर मैक्सिमम रहता है बच्चे वाटर। अगर मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट रहता है तो इसकी नेचर कैसी रहेगी? क्या एक्वस होगी? तो इस चेंबर को बोल दिया जाएगा बच्चे एक्वस चेंबर। क्या बोल दिया जाएगा? एक्वस चेंबर। इसके अलावा अगला पॉइंट ध्यान से सुने। जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन होते टाइम क्या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+ आयन एक्यूमुलेट होते हैं? यस और नो? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर H+ आयन या प्रोटोन का एक्यूमुलेशन कहां पे होता है? इनर चेंबर में या आउटर चेंबर में? आउटर चेंबर में। अरे ठीक है। जब बच्चों आउटर चेंबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई तो अब किसके बारे में बात करेंगे? इनर चेंबर। इनर चेंबर के बारे में बात करें तो मेनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। मेनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्यों प्रेजेंट रहते हैं इनर चेंबर के अंदर? क्योंकि यहाँ पे बच्चे रेस्पिरेशन की 2 स्टेप चलती है। एक का नाम है लिंक रिएक्शन और दूसरी का नाम है क्रेब्स साइकिल, जिसको आप प्यार से बोलते हो टीसीए साइकिल। यस और नो? जब बच्चों हम क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल और बात कर रहे हैं हम लिंक रिएक्शन की, तो वो कहां चल रही है? इनर चेंबर में। और इनर चेंबर को नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। अरे क्या नाम दिया जाता है? मैट्रिक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन कहां रन होती है? मैट्रिक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां रन होता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन नहीं, कहां पे? इनर मेम्ब्रेन। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में क्या चलेगा बच्चे? ईटीएस। क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन कहां चलेगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जब बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन चल रही है
तो कोई वो एक स्टेप वाली प्रोसेस नहीं होती है, उनके अंदर मेनी स्टेप्स रहती है और ईच स्टेप के अंदर एंजाइम यूटिलाइज होते हैं। अगर बच्चों एंजाइम यूटिलाइज होते हैं तो जब क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन चलेगी तो क्या मेनी एंजाइम्स यूज में आएंगे और वो एंजाइम्स क्या करवाएंगे, क्या फूड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अगर वो फूड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उन एंजाइम्स को क्या ऑक्सीडेटिव एंजाइम बोला जाए। तो बच्चों उन एंजाइम्स को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। जब क्रेब्स साइकिल को रन करना है तो एंजाइम कहां होना चाहिए, क्या मैट्रिक्स में होना चाहिए। अरे बोलो कहां होना चाहिए, मैट्रिक्स में। एक्चुअल में मैट्रिक्स में ही सारे एंजाइम प्रेजेंट रहने चाहिए, लेकिन बच्चों एक ऐसा एंजाइम होता है जो मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता है, वो रहता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में और उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होते हुए भी क्या रन करता है, क्रेब्स साइकिल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल को रन करता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एब्सेंट रहता है। कौन सा है बच्चे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में रहते हुए एंजाइम क्रेब्स साइकिल को रन करने वाला है तो वो कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को बच्चे मार्कर एंजाइम बोला जाता है। मार्कर एंजाइम क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चे आउटर और इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनको अगर अलग करना है तो हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को देख के अलग कर सकते हैं। जिस मेम्ब्रेन के अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट रहेगा वो इनर मेम्ब्रेन होगी और जिसके अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा वो आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो हम बोलेंगे कि ये मेम्ब्रेन को मार्क करने के लिए यूज में आता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, मार्कर एंजाइम। हेलो, आगे बात करें तो बच्चों मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डीएनए। यहां पर जो डीएनए, वो डीएनए बच्चे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। यहां पे नेकेड का मतलब क्या है, नेकेड का मतलब ओपन मत समझ लेना। नेकेड का मतलब यहां पर है बच्चे विदाउट स्टोन प्रोटीन। क्या है, विदाउट स्टोन प्रोटीन। अगर स्टोन प्रोटीन डीएनए में एब्सेंट रहेगी डीएनए के साथ में तो डीएनए को क्या बोला जाएगा, नेकेड। अगर स्टोन प्रोटीन बच्चों प्रेजेंट रहेगी तो नेकेड नहीं बोलेंगे। यहां पे मैंने बोला डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये नाम आया होगा आपके पहले भी, आया था क्या, सही सही बताना, जेनेटिक्स में आया होगा ये। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मींस क्या होता है बच्चे, आपका ये दो कार्ड, थैंक यू। कितने स्ट्रेन है, नजर आ रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है और ये क्या है, सर्कुलर। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है और स्टोन प्रोटीन है एब्सेंट, तो क्या बोला जाएगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। ठीक है जी। और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर गुआनिन एंड साइटोसिन मिलता है ज्यादा, तो क्या ये डीएनए जी सीरीज होगा, डीएनए कैसा रहेगा, जी सीरीज। जब बच्चों यहां पर डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए से क्या बन सकता है, डीएनए। अगर डीएनए से डीएनए बन सकता है तो क्या रेप्लिकेशन होगा। बच्चों यहां पर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे राइबोसोम भी, और वो राइबोसोम कौन से है, 70S राइबोसोम। और राइबोसोम, इस राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, यानी खुद का वो राइबोसोम रखता है। जब हम देख रहे हैं यहां पर तो डीएनए, लेकिन डीएनए बच्चों बहुत छोटा है, यानी स्मॉल डीएनए है। स्मॉल डीएनए, अगर स्मॉल डीएनए है तो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी एनसीईआरटी बोलती है कि इसके अंदर सिंगल डीएनए होता है। क्या होता है, सिंगल डीएनए। जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा सिंगल डीएनए। सिंगल का मतलब ये मत समझ लेना कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड। बच्चों नंबर में 1 है इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिंगल डीएनए। ये सिंगल डीएनए है। तो डीएनए से डीएनए बना सकते हैं। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर मैट्रिक्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब डीएनए से डीएनए बन गया तो डीएनए से बना सकते हैं बच्चे आरएनए, और जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो क्या प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। याद तो है क्या। और जब बच्चों आरएनए पॉलीमरेज की बात की जाए तो वो भी मैट्रिक्स के अंदर होता है प्रेजेंट। फिर बच्चों आरएनए बन गया तो आरएनए से आगे बना सकते हैं प्रोटीन, और जब प्रोटीन बनाया तो क्या ट्रांसलेशन बोलेंगे। बच्चों
इसके पास में हम देखेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज भी है, आरएनए पॉलीमरेज भी है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी है। तो ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर बच्चों बहुत ज्यादा एंजाइम मिलेंगे वो कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम एंजाइम रखने वाला सेल ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव एंजाइम रखने वाला सेल ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखने वाला सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम। याद रखना कौन सा है? लाइसोसोम। एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोले और एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन रखता है? लाइसोसोम। बच्चों जब यहां पर ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन जब ये डीएनए से डीएनए बनाएगा तो कम ही बनेगा क्योंकि इसके अंदर सिंगल डीएनए, और डीएनए से फिर आरएनए बनाएगा तो थोड़ा ही बनाएगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंगल डीएनए, और फिर प्रोटीन बनाएगा तो बच्चों बहुत कम अमाउंट के अंदर ही प्रोटीन फॉर्म हो पाएगी। जब प्रोटीन बच्चों कम अमाउंट में फॉर्म कर पाएगा, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल है, तो क्या इसको बच्चों प्रोटीन की हाई डिमांड रहेगी? अरे बोलो, मेनी एंजाइम्स भी फॉर्म करने इसको, अगर मेनी एंजाइम्स भी फॉर्म करने हैं तो प्रोटीन की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, लेकिन बच्चों इसके अंदर प्रोटीन तो कम फॉर्म होता है। अगर कम फॉर्म होता है तो फिर ये प्रोटीन के लिए डिपेंडेंट रहेगा बच्चे साइटोप्लाज्म पे यानी न्यूक्लियस पे। यानी प्रोटीन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस या फिर क्या बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म पे। अगर ये बच्चों सेल ऑर्गेनल किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो इस सेल ऑर्गेनल को हम बोलते हैं ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। लेकिन क्या ये प्रोटीन के लिए साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगर डिपेंड कर रहा है तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? सेमी ऑटोनोमस। यानी सेल के जैसे इसके पास में पूरे कैरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चों कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। कुछ कुछ चीजों के लिए अदर के ऊपर क्या रहेगा? डिपेंडेंट। यानी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ चीजों के लिए अदर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे प्रोटीनस प्रोटीन के लिए साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम इसको क्या नाम देंगे बच्चे? सेमी ऑटोनोमस। तो याद रखना है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ठीक है, समझ तो पा रहे हो आप? आगे और अगर बात करें बच्चों तो अगला पॉइंट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बायोजिनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? बायोजिनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजिनेसिस मींस आपको मैंने बताया करंट टाइम में कैसे फॉर्म हो रहा है। करंट टाइम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म होता है बच्चे बाइनरी फ्यूजन से। अरे किससे होता है? बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है बच्चे? जो एमाइटोसिस होता है उस एमाइटोसिस को ही क्या बोला जाता है? बाइनरी फ्यूजन। देखो इधर ध्यान रखना, आपके सामने मैंने एक रखा है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? डीएनए। ये डीएनए डबल होगा, और जब डीएनए डबल होगा तो डीएनए को कर दिया जाएगा बाद में सेपरेट। ये सेपरेट किया, सेपरेट होते ही बच्चे ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेप्टम। और जब सेप्टम बन जाएगा, वन से कितने माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे? टू। जब ये वन से टू माइटोकॉन्ड्रिया बन गए और ये डायरेक्टली बच्चों फॉर्म हुए हैं सेप्टम फॉर्म होने से, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बाइनरी फ्यूजन। इसी को क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। अरे ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करंट टाइम में कैसे फॉर्म हो रहा है? क्या बाइनरी फ्यूजन से? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बायोजिनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बाइनरी फ्यूजन। क्या एमाइटोसिस बोल सकता हूं? बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ वो भी समझते हैं। ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिजिन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन के टाइम में ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो बच्चे ओरिजिन की समझे हम। तो जब यूकैरियोटिक सेल फॉर्म हुई थी तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एटीपी सिंथेसिस करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, तो यूकैरियोटिक सेल के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यूकैरियोटिक सेल के कांटेक्ट में आई बच्चों एक प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कांटेक्ट में आई? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या समझ रहे हैं हम? ओरिजिन। अरे क्या समझ रहे हैं? ओरिजिन। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है बच्चे? यूकैरियोटिक सेल। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर बाहर से क्या आई है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल आ गई, और ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आने के बाद में इसने बच्चों एटीपी का सिंथेसिस किया, और एटीपी का सिंथेसिस करके एटीपी प्रोवाइड करवाए कि इसके यूकैरियोटिक सेल को, और बदले में यूकैरियोटिक सेल से ले लिया प्रोटीन। अरे क्या ले लिया? प्रोटीन। अगर बच्चों ये दोनों आपस में म्यूचुअली रह रहे हैं तो क्या दोनों ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लिया? और ये
प्रोकैरियोटिक सेल सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अरे क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बोल पा रहा हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल थी। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल से मैच होते हैं, जैसे पोरीन प्रोटीन रखना, जैसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए रखना, डीएनए जीसी रिच होना, जैसे बच्चों बाइनरी फिजन से डिवाइड होना। प्रोकैरियोटिक सेल भी बाइनरी फिजन से डिवाइड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। इसके अलावा जैसे 70S राइबोसोम रखना, ये बहुत सारे कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर किससे मैच होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से। जब प्रोकैरियोटिक सेल से मैच होते हैं तो बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कोई जमाने में क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके क्या कर लिया बच्चे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। जब बच्चों ये अंदर आके सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके माइटोकॉन्ड्रिया बना, तो इस ओरिजिन को नाम दिया गया एंडोसिम्बायोटिक। क्या नाम दिया गया, एंडोसिम्बायोटिक। एंडो का मतलब क्या है बच्चे, अंदर, और सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ध्यान से सुने, एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड, और सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन किससे हुआ है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन किससे हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से। अरे किससे हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से। अरे ठीक है, समझ में आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बाइनरी फिजन, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ पॉइंट्स है, वो अच्छे से आपको याद रखने हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम ऑक्सीडेटिव एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। आगे प्लास्टिड। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेल विद इन सेल। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड भी बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। प्लास्टिड और प्लास्टिड के सभी सेल्स के अंदर मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं। बच्चों प्लांट्स और प्लांट्स की सेल के अंदर प्लास्टिड मिलेंगे, और प्लांट्स में भी जब हम बात करें तो एनसीईआरटी बोलती है यूग्लिनोइड्स एंड प्लांट्स के अंदर मिलेगा। किसके अंदर, यूग्लिनोइड्स एंड प्लांट्स में। तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है अपने को तो, और याद रखना है यूग्लिनोइड्स और प्लांट्स के अंदर क्या मिलेंगे बच्चे, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स के लिए हमने बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। कितनी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। क्या प्लास्टिड और प्लास्टिड को विदाउट स्टेनिंग स्टडी कर सकते हैं, यस। बच्चों प्लास्टिड लार्ज इन साइज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से लार्ज होते हैं। अगर लार्ज इन साइज होते हैं तो प्लास्टिड के लिए स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी प्लास्टिड और प्लास्टिड की स्टडी के लिए कोई डाई यूज में नहीं ली जाती। समझ में तो आ रहा है बच्चे। प्लास्टिड और प्लास्टिड का फंक्शन क्या रहेगा, प्लास्टिड के टू फंक्शन रहेंगे। प्लास्टिड के इनसाइड मिलते हैं पिगमेंट्स। क्या मिलते हैं, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के टू फंक्शन होते हैं, एक तो कलर प्रोवाइड करना, और दूसरा फंक्शन रहता है बच्चे फोटोसिंथेसिस। अगर बच्चे पिगमेंट्स के टू फंक्शन और वही पिगमेंट इन प्लास्टिड्स के अंदर मिलते हैं, तो इन प्लास्टिड्स के भी क्या फंक्शन रहेंगे, कलर प्रोवाइड करना, और दूसरा फंक्शन क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस। डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है। जो पिगमेंट बच्चों फोटोसिंथेसिस करने वाला जिस प्लास्टिड के अंदर होगा, उस प्लास्टिड का फंक्शन भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। जो पिगमेंट कलर प्रोवाइड करने वाला होगा, फोटोसिंथेसिस करने वाला नहीं होगा जिस प्लास्टिड के अंदर, वो ओनली क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। अरे ठीक है बच्चों। अगर हम और जाने प्लास्टिड्स के बारे में, तो प्लास्टिड और प्लास्टिड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स और पिगमेंट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे
प्लास्टिड को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? 3 टाइप। कौन कौन से? फर्स्ट प्लास्टिड है जिसका नाम बच्चे क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है बच्चे? क्रोमोप्लास्ट। सेकंड प्लास्टिड है जिसका नाम है बच्चे क्लोरोप्लास्ट। सेकंड कौन सा है? आवाज नहीं निकल रही है। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के बाद में ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चे पिगमेंट की, क्योंकि पिगमेंट्स उन पिगमेंट्स के बेसिस पे ही हमने इनको 3 टाइप में डिवाइड किया है। क्रोमोप्लास्ट, इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चे कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल। अरे कौन सा होता है? जेंथोफिल। तो जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल एंड कैरोटीन दोनों ही मिलेंगे किसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट में। और बच्चों कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स का मेन फंक्शन होता है कलर प्रोवाइड करना। क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना। फोटोसिंथेसिस इसका मेन फंक्शन नहीं है। कैरोटीनॉइड्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी ये हेल्पिंग पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर स्टार्ट नहीं कर सकते, हेल्प करने वाले हैं, तो इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा? कलर प्रोवाइड करना। अगर कैरोटीनॉइड्स का मेन फंक्शन कलर प्रोवाइड करना है, तो मुझे बताओ क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या रहेगा? कलर प्रोवाइड करना। ठीक है जी। बच्चों आगे बात करें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अरे क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ में बच्चों इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कैरोटीनॉइड्स। बच्चों क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अगर बच्चे क्लोरोफिल का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है, तो मुझे बताइए क्या क्लोरोप्लास्ट का भी मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होगा? साथ में ही ये बच्चे जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये कलर भी प्रोवाइड कर सकता है, तो ये कलर भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस। तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस। साथ में क्या कलर भी प्रोवाइड कर सकता है? अरे बोलो बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट रहते हैं एब्सेंट। अगर एब्सेंट रहते हैं तो ये ना तो फोटोसिंथेसिस करेगा और ना ही बच्चों ये कलर प्रोवाइड करेगा। अगला हम देखते हैं फंक्शन। क्या देखते हैं बच्चे? फंक्शन। बताइए क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या रहेगा? प्रोवाइड कलर। अरे क्या प्रोवाइड करेगा? कलर। आप क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताइए। फोटोसिंथेसिस। और ल्यूकोप्लास्ट का ना फोटोसिंथेसिस ना कलर प्रोवाइड कराएगा, तो क्या करेगा? फूड स्टोरेज। अरे क्या करेगा? फूड स्टोरेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनल, सॉरी कौन सा प्लास्टिड है जो फूड स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। अरे कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। जब बच्चों एक वर्ड और आता है और उसका नाम है थाइलेकोइड। क्या है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड एक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट होती है, उसको क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड बच्चे क्रोमोप्लास्ट, इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर होती है प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड होता है प्रेजेंट, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड रहता है एब्सेंट। बच्चों थाइलेकोइड उसी में होगा जिसके अंदर पिगमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ऊपर देखो रे सारे पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। तो जहां पे पिगमेंट होंगे वहीं पे क्या मिलेगा? थाइलेकोइड। जहां पे थाइलेकोइड होंगे वहीं पे क्या मिलेगा? पिगमेंट। बच्चों आप सभी जानते हो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट नहीं है, तो वह फिर थाइलेकोइड भी एब्सेंट होगा। लेकिन क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर पिगमेंट है, तो उनके अंदर थाइलेकोइड भी प्रेजेंट होगा। अरे ठीक है। अगला पॉइंट आता है बच्चे डीएनए। अगर डीएनए के बारे में बात की जाए तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है प्रेजेंट। और बच्चों सभी प्लास्टिड के अंदर डीएनए की सीक्वेंस रहती है सेम। ध्यान से सुनना पॉइंट, सभी प्लास्टिड के अंदर डीएनए की सीक्वेंस रहती है सेम। अगर बच्चों मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन सभी के अंदर प्रेजेंट रहती है, और वो मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन। यानी सभी प्लास्टिड के अंदर मेम्ब्रेन कैसी रहेगी? डबल मेम्ब्रेन। क्या समझ में आया आपको? अरे बोलो। ये तो मैंने प्लास्टिड से उनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी। अब एक एक करके मैं प्लास्टिड के बारे में डिटेल में बात करूंगा, और सबसे पहले हम प्लास्टिड जो स्टार्ट करें वो कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट।
बच्चों क्रोमोप्लास्ट है, इस क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात की जाए तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कौन सा मिलता है? क्या कैरोटिनॉइड्स मिलता है? अरे बोलो, कैरोटिनॉइड्स से। कैरोटिनॉइड्स बच्चों फैट सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल। याद रखना है कैसे होंगे? फैट सोल्यूबल। ये वाटर में होंगे इनसोल्यूबल। वाटर में कैसे होंगे? इनसोल्यूबल। ये जो फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स हैं, इन कैरोटिनॉइड्स की वजह से कलर जो प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे येलो प्रोवाइड करेंगे, या बच्चों फिर ऑरेंज प्रोवाइड करेंगे, या फिर रेड कलर प्रोवाइड करेंगे। यानी कलर प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन सा? येलो, ऑरेंज, रेड। और ये कलर किसको प्रोवाइड करते हैं बच्चे? एक तो पेरिकार्प को, अरे किसको? पेरिकार्प को। और दूसरा पेटल्स को। आप सभी जानते हो पेरिकार्प किसको बोला जाता है? क्या फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोला जाता है? और जो बच्चों फ्लावरस, फ्लावर के अंदर जो पंखुड़ियां होती है उनको क्या बोला जाता है? पेटल्स। जानते हो सारे? आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पेटल्स और पेटल्स को कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। यस और नो? फिर से मैं अपनी बात पे कायम हूं। मेनली पेटल्स को कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। और वाटर सोल्यूबल पिगमेंट का नाम क्या? एंथोसाइनिन एंड एंथोक्लोर। यस और नो? लेकिन बच्चों पेटल्स के अंदर आप लोगों को क्रोमोप्लास्ट में मिलेंगे, और ये क्रोमोप्लास्ट भी पेटल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। पेरिकार्प और पेरिकार्प भी बच्चे कलरफुल होती है फ्रूट की, और पेरिकार्प इस पेरिकार्प को कलरफुल बनाने के लिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है जी। आप सभी ने बच्चे टोमेटो देखा होगा। टोमेटो की अगर पेरिकार्प को देखेंगे तो कैसा कलर होगा? रेड। रेड क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर एक कैरोटीन होता है, और उस कैरोटीन का नाम है लाइकोपिन। अरे क्या नाम है? लाइकोपिन। यानी लाइकोपिन किसका टाइप है बच्चे? कैरोटीन का। यानी कैरोटीन, और कैरोटीन भी मेनी टाइप का होता है। कैरोटिनोइड्स का टाइप क्या है? कैरोटीन। और कैरोटीन के भी मेनी टाइप, और उनके अंदर एक टाइप कौन सा है? लाइकोपिन। और ये लाइकोपिन बच्चों किसको कलर प्रोवाइड करता है? टोमेटो। क्या चिल्ली को भी प्रोवाइड करेगा? ग्रीन चिल्ली नहीं, रेड चिल्ली। जो बच्चों रेड कलर की होती है वो किसकी वजह से होती है? लाइकोपिन। अरे ठीक है, आगे। और अगर हम देखें बच्चों तो आप लोगों ने अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन नाम सुना होगा। सुना है क्या? बीटा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहता है कैरेट में। याद है? हेलो। बीटा कैरोटीन किसके अंदर मिलता है? कैरेट में। और कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन की वजह से उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। यस और नो? बच्चों कैरेट का कलर ऑरेंज है, और बीटा कैरोटीन है। उस बीटा कैरोटीन को जब खाएंगे और अपनी बॉडी में जाएगा, और जब जाएगा तो लीवर में जाएगा, और लीवर में उसका होगा मेटाबॉलिज्म, तो ये बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। तो बीटा कैरोटीन किसका प्रीकर्सर है? विटामिन ए का। अरे किसका है? विटामिन ए का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए, उस विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या है? बीटा कैरोटीन। तभी कई लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो डॉक्टर बोलता है बेटा गाजर खा। बोलता है नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि बच्चों कैरेट के अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन जब खाएंगे तो क्या बनेगा बॉडी के अंदर? विटामिन ए। और जब विटामिन ए बनेगा तो क्या आंखों की रोशनी तेज होगी? तेज होने का मतलब ये नहीं है कि फोकस डालेगी। आगे बात करते हैं बच्चे आगे। और अगला जो आता है प्लास्टिड, उसका नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या कलर प्रोवाइड करवाएगा? अरे बोलो, क्या बच्चों ल्यूकोप्लास्ट है पिगमेंट रखता है? तो फिर ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या रहेगा? फूड स्टोरेज। क्या होगा? फूड स्टोरेज। जब बच्चों ल्यूकोप्लास्ट की भी बात करें तो फूड स्टोर्ड करने के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को डिवाइड किया गया 3 टाइप में। कितने टाइप में? 3 टाइप में। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, क्या स्टोर कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट, तो उसको बोला जाएगा एमाइलोप्लास्ट। क्या बोला जाएगा? एमाइलोप्लास्ट। अगर बच्चों कोई ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर रहा है प्रोटीन को, तो उसको बोला जाएगा एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोला जाएगा? एल्यूरोप्लास्ट। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट फैट और ऑयल को स्टोर कर रहा है तो उसको बोला जाएगा एलायोप्लास्ट। क्या बोला जाएगा? एलायोप्लास्ट। बताइए, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या 3 टाइप के हैं? कौन कौन सा? एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। अब बच्चों आप सभी को नाम से ही यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, नाम से पता चल जाएगा कि कौन सा क्या स्टोर करेगा। क्या आप स्टार्च है, उस स्टार्च को एमाइलोज बोलते हैं? और स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट।
और तो कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करने वाला है इसको क्या बोला जाएगा, एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन को क्या बोला जाता है, एल्यूरो, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, एल्यूरोप्लास्ट। ऑयल है तो क्या है, एलायोप्लास्ट। ठीक है जी। सीधा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन में ये बोला जाएगा, पोटैटो, ध्यान से सुनना पॉइंट, पोटैटो, पल्सेज एंड ग्राउंड नट रेस्पेक्टिवली कौन से प्लास्टिड रखती हैं, ध्यान से, रेस्पेक्टिवली कौन से प्लास्टिड रखती हैं, कौन कौन सा, एमाइलोप्लास्ट और कौन सा, एल्यूरोप्लास्ट और उसके बाद में एलायोप्लास्ट। पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसको स्टोर करने के लिए क्या रहेगा, एमाइलोप्लास्ट। पल्सेज के अंदर प्रोटीन, प्रोटीन को स्टोर करने वाला एल्यूरोप्लास्ट, तो क्या मिलेगा, एल्यूरोप्लास्ट। ग्राउंड नट बच्चों ऑयल रखता है, अगर ऑयल रखता है तो कौन से, एलायोप्लास्ट। ठीक है जी, अरे क्लियर बच्चों। आगे और हम बात करें तो ये जो प्लास्टिड है वो प्लास्टिड होते हैं इंटर कन्वर्टेबल। प्लास्टिड क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। अगर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो कैसे होते हैं वो समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे टोमेटो का। अरे किसका ले रहे हैं, टोमेटो का। मैंने बच्चे टोमेटो लिया और टोमेटो जब स्टार्टिंग में फॉर्म होता है तो कैसा होता है, स्टार्टिंग में फॉर्म होता है तो कैसा होता है, नहीं कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस। कलरलेस फिर बच्चों कन्वर्ट होता है ग्रीन में, और ग्रीन फिर कन्वर्ट हो जाता है रेड में। ठीक है जी। अगर बच्चे कलरलेस है, ध्यान से सुनना, अगर ये कलरलेस है तो कौन सा प्लास्टिड होगा, अरे कौन सा होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो यहां पर कौन सा प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी। फिर बच्चों आ रहा है ग्रीन, ग्रीन कौन कलर प्रोवाइड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो ग्रीन है तो कौन सा यहाँ पे प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट। और फिर बच्चों रेड हो रहा है तो कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। कौन सा होगा, क्रोमोप्लास्ट। तो क्या इस पोटैटो के, सॉरी टोमेटो के अंदर स्टार्टिंग में क्या ल्यूकोप्लास्ट था, ल्यूकोप्लास्ट क्या क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ, क्लोरोप्लास्ट क्या क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ, क्या क्रोमोप्लास्ट वापिस ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं। एक बार अगर टोमेटो रेड कलर का हो गया तो क्या उसको आप ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं। अगर ग्रीन कलर का है तो रेड कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बच्चे रेड से ग्रीन कलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो याद रखना है बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ड्यूरिंग सेनीसेंस डेवलप होता है, यानी बुढ़ापे में डेवलप होता है। जब बच्चों ड्यूरिंग सेनीसेंस डेवलप होगा तो सेनीसेंस के बाद में डेथ ही होती है, वापिस जवानी नहीं आती। तो अगर डेथ ही होती है तो ये क्रोमोप्लास्ट कभी भी वापस इनके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन आप तो मुझे ये बताओ, ये आपस में कन्वर्ट हो पा रहे हैं तो क्यों हो पा रहे हैं, वेरी गुड। डीएनए, डीएनए की सीक्वेंस अभी में क्या है, सेम। अगर डीएनए की सीक्वेंस तीनों के अंदर सेम है तो बच्चे आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए तीनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे ठीक है, हेलो, आगे। और नेक्स्ट आता है बच्चे, कौन सा आता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ जनरल बातें हैं वो सुनिए आप, ठीक है, टाइम होने वाला है इसलिए। बच्चे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अगर नंबर देखे जाए तो सेल टू सेल वेरी करते हैं। अगर सिंगल क्लोरोप्लास्ट देखना है तो आप जाइए एक एल्गी के पास, वो सिंगल सेल वाला ही एल्गी है और उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। देखो कुछ एल्गी के मैं नाम बोल रहा हूं, उनको गांठ बांध के याद कर लेना। पहला तो कौन सा था, क्लोरेला, वो भी सिंगल सेल वाला है और उसके अंदर क्या मिलता है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, यस और नो। अभी आपको मैंने बताया है क्लेमाइडोमोनास, ये भी सिंगल सेल वाला है यानी यूनिसेलुलर है, और इसके अंदर बच्चों सिंगल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और वो क्लोरोप्लास्ट होगा कप की शेप वाला, किसकी शेप जैसा, कप शेप जैसा। तो बोला जाएगा कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मिलता है, क्लेमाइडोमोनास। बच्चों ऊपर देखो सारे,
प्लांट, उस प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होगा क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे? और आप सभी ने देख रखे हैं ग्रीन पार्ट कौन सा होता है? लीफ। लीफ के अलावा अदर पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ग्रीन पार्ट क्या होता है? लीफ। लीफ, और उस लीफ के अंदर एक सेल प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है मीजोफिल। अरे क्या बोला जाता है? मीजोफिल। और मीजोफिल सेल है, उन मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए वन मीजोफिल सेल के अंदर, तो वन मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर हो सकते हैं 20 to 40। अरे कितने हो सकते हैं? 20 to 40। याद रखना है, वन मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर कितने हो सकते हैं? 20 to 40। याद रहेगा बच्चों? जब और देखिए हम, तो अगला पॉइंट आता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की साइज क्या होती है? बच्चों विड्थ और लेंथ आपको याद रखनी है। इसकी विड्थ, तो विड्थ रहेगी 2 to 4 माइक्रोमीटर, और अगर हम लेंथ देखेंगे तो रहेगी 5 to 10 माइक्रोमीटर। याद रखना है अच्छे से। आगे देखें तो बच्चे शेप, शेप है वो शेप वेरी करता है। ये स्पेरिकल शेप का हो सकता है, कप शेप का हो सकता है, डिस्कोइड शेप का हो सकता है, रिबन शेप का हो सकता है, लेंस शेप का हो सकता है। यानी वेरियस टाइप की शेप रखता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। अगर हमें क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करनी है तो मीजोफिल सेल लेनी पड़ेगी। मीजोफिल सेल में से एक क्लोरोप्लास्ट निकालेंगे और बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर जूम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।